बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मालकिन के मूड का पता ही नहीं चलता था कि कब खराब हो जाए। आज वो किसी बात पर गुस्सा हो गई और उसने मुझे हवेली के उस कमरे में जाने को कहा जो पता नहीं कितने सालों से बंद था। सारे गांव में ये बात मशहूर थी कि हवेली के उस कमरे में किसी आसिफ का साया है। मालकिन ने मुझे सजा देने के लिए यहाँ भेजा था। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं दरवाज़ा बजाने लगी कि खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो। कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा था। ऊपर किसी रोशनदान से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं बार बार दरवाज़ा पीट रही थी जब अचानक से मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ फेर कर मुझे अपनी तरफ खींचा था। लेकिन उस कमरे में तो सिवाय किसी आसिफ के और कोई नहीं हो सकता था। तो फिर वो कौन था? मेरी सांस रुक चुकी थी। वो मुझे पकड़ के खड़ा था। मुझे उसके हाथ अपने वजूद पर महसूस हो रहे थे। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। शायद वो इस इंतज़ार में था कि मैं पलटकर उसकी तरफ देखूं। और जब मैंने पलटकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक। हम लोग गांव में रहते थे। आज मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो बहुत परेशान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं हवेली की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पर कोई काम मिल जाएगा तो नौकरी कर लूँगी। मेरी माँ ने कहा, हवेली में नौकरी करने से तो अच्छा है कि तू जाके खुदकुशी कर ले। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, अम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? मेरी माँ ने कहा कि पहले भी तो वहां पर काम करती थी ना, भूल गई क्या होता था तेरे साथ? अब तो वो हवेली भूतिया हो गई है। मालकिन पागल हो गई है। अगर तू वहां पर जाकर काम करेगी तो उसे जुल्म करने के लिए कोई मिल जाएगा और तुझ पर कभी भी हल्का हाथ नहीं रखेगी। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, वो किसी पर भरोसा भी नहीं करती। मैं पहले काम करती थी, इसीलिए शायद मुझे फिर से काम पर रख ले। और मैं घर पर नहीं बैठ सकती, इस कमरे की कैदी बनकर नहीं रह सकती। इस घर की ये खामोशी और सवाल मुझे पागल कर देंगे। क्या मकसद है मेरी जिंदगी का? और कुछ नहीं तो दिल ही बहल जाएगा मेरा। मेरी माँ ने कहा, शाबाश, दिल बहलाने के लिए दोज़ख में जा रही है। मैंने कहा, मेरे लिए तो ये दुनिया ही दोज़ख है। वो मेरे पास आई, मुझे प्यार से कहने लगी, बेटा अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मेरी जिंदगी तो कब से खत्म हो चुकी है। मैं हवेली चली गई। हवेली की हालत को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यह हवेली नहीं, कोई भूत बंगला है। और वो भी दिन थे जब उस हवेली की शान और शौकत पूरा गांव देखता था। लेकिन जब से बड़े साहब इस दुनिया से गए तो फिर उसके बाद छोटे साहब का भी इंतकाल हो गया। तब से यह हवेली किसी भूत का घर ही लग रही थी। मैंने दरवाजे पर काफी देर दस्तक दी। इतनी देर दस्तक दी कि कोई और होता तो वो चला जाता। ये मुझे पता था कि बूढ़ी मालकिन अंदर ही रहती है। दूर से चलती हुई आ रही थी, इसीलिए अभी तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं भी इंतजार करती रही। उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने सलाम किया। वो कहने लगी, कौन है तू? मैंने बताया, मैं हूं नादिया आलम, आपके घर में काम करती थी ना। उसने कहा, मुझे याद नहीं है कि तुम यहाँ पर काम करती थी या नहीं, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं यहीं पर काम करती थी, मुझे फिर से नौकरी पर रख लेना, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैंने अंदर झांक लिया था। अंदर बहुत गंदगी पड़ी हुई थी। उसको भी किसी की ज़रूरत थी। ना तो उसकी उम्र थी और ना ही दिमाग की हालत ठीक थी कि वो ये सब काम करती। उसने कहा, आ जाओ। मैं अंदर आई तो अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। अंदर एक लड़का भी खड़ा था। मैं उसे जानती थी। वो किरियाने की दुकान में काम करता था। शायद कोई सामान लेकर आया था। मुझे मालकिन ने कहा, झाड़ू उस तरफ पड़ा है, जल्दी जल्दी इस घर को साफ कर दो, बहुत बदबू आ रही है। देखो, तुमने ठीक से सफाई नहीं की ना, तभी ऐसा हो रहा है। अगर तुम ठीक से काम करती तो ऐसा बिल्कुल ना होता। लेकिन मैं तो आज पहले दिन ही काम पर आई थी। फिर मैंने सोचा कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा, जी अब मैं छुट्टी नहीं करूंगी और काम भी अच्छी तरह से करूंगी। मैं काम करने लगी तो वो कहने लगी, अगर एक भी गलती की ना तो बहुत बुरी सज़ा दूंगी मैं तुम्हें। मैं सोचने लगी कि आप मुझे क्या बुरी सज़ा देंगी। मेरी तो अपनी ज़िंदगी एक सज़ा है। मैंने जैसे ही ये बात खुद से की थी। लेकिन उस हवेली को साफ करना कोई इतना आसान काम नहीं था। मैंने काम करना शुरू किया और बस शाम तक उसी काम में लगी रही। दूसरी मंजिल पर मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन वहाँ पर कुछ सामान पड़ा था जिसे उठाने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मेरी नज़र उस कमरे पर पड़ी जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये कमरा जाने कितने सालों से बंद है और इस कमरे में किसी आसेब का साया है। जब मैं उस कमरे के पास से गुजरी तो अजीब सा एहसास महसूस हुआ। शायद मेरा डर मुझ पर हावी हो गया था,
क्योंकि इंसान को जिस चीज से डरा दिया जाता है तो वो उसके हवाले से किसी और तरह से सोच ही नहीं पाता, वो डरता ही रहता है। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू उठाया और नीचे भाग गई। मालकिन ने मुझे देख लिया। क्या मैं डर कर भाग रही थी? उसने कहा, क्या हो गया है, भूत देख लिया क्या? वैसे तो उस वक्त मालकिन की अपनी शक्ल भी किसी भूत से कम नहीं लग रही थी। वो पहले की तरह अपना ख्याल नहीं रखती थी। उन्होंने कपड़े भी मैले कुचैले पहन रखे थे, बालों में कलर भी नहीं लगाया था, और कलर लगाना तो दूर की बात, शायद बालों में कंघा भी नहीं किया था। इसीलिए वो खुद ही भूत लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने साल पहले मर चुकी हैं और उनकी रूह इस हवेली में फिर रही है। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा, नहीं, वो काले दरवाजे वाला कमरा। वो समझ गई और हंसने लगी। उसने कहा, अगर कोई गलती की ना तो वहीं पर बंद कर दूंगी तुझे। मैं भी डर गई और अपना काम करने लगी। शाम को गांव की तरफ वापस हवेली आई। हवेली गांव से जरा दूर बनी हुई थी। तब मेरी माँ ने कहा, मुझे तो लगा था अब तू वापस ही नहीं आएगी। मैंने कहा, क्या हो गया अम्मी, वापस तो आना था ना। ये देखें, आज के पैसे भी दिए हैं मालकिन ने। कहती हैं कि रोज के रोज पैसे ले जाना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। मैं जरा आराम कर लूं, फिर जाकर कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हमारे हालात कौन से अच्छे थे। बाबा इस दुनिया में नहीं थे, मेरा कोई भाई भी नहीं था। खानदान वालों ने हमारा बाइकाट कर दिया था। मेरी माँ लोगों के कपड़े सीती थी, लेकिन गांव में लोग कपड़ों की सिलाई के ज्यादा पैसे नहीं देते, इसीलिए हालात वैसे ही बहुत बुरे थे। जब मैंने पैसे अपनी अम्मा को दिखाए तो वो भी थोड़ी मुतमईन हो गई। ये पैसे भी वैसे बड़ी अजीब चीज होते हैं ना। इस पैसे से आप बहुत से लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। बेटी अगर कहे कि मैंने बाहर जाना है तो बाप और भाई उसे कभी बाहर जाने नहीं देते, लेकिन अगर वो बाहर जाकर पैसे कमा के ले आए तो फिर बाप और भाई को कोई मसला नहीं होता। पर मेरी जिंदगी में एक मसला नहीं था। मैं अगर गांव में चली जाती तो कोई मुझे देखकर भी राजी नहीं होता था। किरियाने की दुकान पर खड़ी थी तो लोग बातें कर रहे थे कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अच्छा, लगता है फिर से काम शुरू कर लिया है। हमें तो लगा था कि इन माँ बेटी ने तौबा कर ली, लेकिन ऐसे लोग कहाँ तौबा करते हैं, वरना इनका गुजारा कैसे होगा। तौबा तौबा, खूबसूरत है इसीलिए ये सब कर रही है। ऐसी औरतों की अगर शक्ल अच्छी ना हो तभी वो शरीफ रह सकती हैं, वरना इनके अंदर की बेशर्मी इनको टिकने कहाँ देती है। मैं ये सब क्यों सुन रही थी? बस सुन रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। एक वक्त तो ऐसा था जब गांव में लोग हमें किसी नलके से पानी भी भरने नहीं देते थे, लेकिन फिर हवेली के बड़े साहब ने फैसला किया कि जो इंसानी हुकूक हैं वो ज़रूर दिए जाएंगे। उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। यही वजह थी कि लोग हमें अब रोकते तो नहीं थे, लेकिन उनकी ज़बान को कौन रोक सकता था। मैं कोशिश करती थी कि सामान लेने में खुद ही आऊँ। मेरी माँ को जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो वो सफाइयाँ देने खड़ी हो जाती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मालकिन के घर में फिर से काम करने लगी थी, क्योंकि उनको तो शायद याद ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने क्या किया था। काम करते करते कहीं खो जाती थी पुरानी यादों में, वो यादें जो बहुत खूबसूरत थी लेकिन मेरी जिंदगी का नासूर बन चुकी थी, जिन्होंने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। जमाना बड़ा बुरा है। आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको आपका गुनाह बना देता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। लेकिन जब मालकिन को देखती थी तो बहुत बुरा लगता था। उनका बेटा भी इस दुनिया में न रहा और उनका शौहर भी। उनका एक भाई था जो बाहर के मुल्क में होता था। उसने सारा कारोबार वहीं शिफ्ट कर लिया था, वहीं से वो पैसे भेजा करता था। उनको भी कहता था कि साथ चलो, पर वो कहती थी कि मैं इस हवेली से नहीं जाऊंगी, जबकि उस हवेली में रह ही क्या गया था। ना वो पहले वाली शान शौकत रही, ना कुछ और। मुझे याद है कि हवेली में हर रात रोशनी रहती थी। कभी भी हवेली पूरी तरह से अंधेरे में नहीं डूबती थी, लेकिन अब तो कोई खंडर लगती थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां कोई रहता ही नहीं है, लेकिन मालकिन यहीं पर होती थी। उनके भी वो पहले वाले ठाट नहीं रहे थे, मेरी भी जवानी नहीं रही थी। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब मैं सिर्फ 16 साल की थी और अब मैं 26 साल की हो चुकी थी। यूं तो मैं अभी भी जवान थी, लेकिन गांव में 26 साल की लड़की को लोग बूढ़ा ही कहते हैं। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आने वाला था, इस गांव से तो बिल्कुल भी नहीं, पर साथ वाले गांव से भी नहीं। और अगर आ भी जाता तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी जिंदगी जैसी भी थी मैं उसको वैसे ही गुजारना चाहती थी। अगले ही दिन मैंने देखा कि मालकिन ने हवेली में आने वाली गैस की सप्लाई को कटवा दिया था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, यहाँ पर तो गैस होती थी, अब यहाँ सिलेंडर पड़ा हुआ है।
तो कहने लगी, गैस इसलिए कटवा दी है कि कहीं कोई गैस खोल दे और मुझे मेरे ही घर में ना मार दे। तुम सिलेंडर पर ही काम करो। मैं हैरान रह गई कि हवेली में इतने तो खाने पकते थे और हवेली की गैस कभी नहीं जाती थी। अब एक छोटे से 5 किलो के सिलेंडर पर काम हो रहा था। पर मालकिन मुझे एक दिन ये भी कहने लगी कि मछली बना देना। मैं हैरान हुई कि मछली क्यों बनवा रही हैं, क्योंकि उनको मछली बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो तो मछली की बू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लगता है भूल के बनवा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनको किसी तरह याद करवा देती हूँ कि आपको मछली नहीं पसंद, फिर आप क्यों बनवा रही हैं। मैं उनके पास गई और मैंने कहा, मालकिन, आपको तो मछली नहीं पसंद, फिर आप क्यों बनवा रही हैं। लगता है आप भूल गई हैं। उन्होंने मुझे थोड़ा हैरान होकर देखा और फिर कहा, मुझे पसंद है या नहीं पसंद, जो मैंने कहा है तुम वो करो, और नमक थोड़ा कम रखना, ज़्यादा तेल भी ना डालना। इसका मतलब है कि वो भूल नहीं रही थी, लेकिन जब कोई चीज़ खानी ही नहीं तो बनवानी क्यों। अब वो रोज़ ही मुझसे मछली बनवाती थी। एक दिन तो और भी कुछ अजीब हुआ। मैंने देखा कि सामने एक टीवी पड़ा था जो अगले दिन वहाँ से गायब था। मैंने कहा, टीवी कहाँ चला गया। मालकिन ने कहा, तुम्हें क्या है इससे। थोड़ी देर के बाद मुझे टीवी की आवाज़ आने लगी, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये पता नहीं था। इसका मतलब कि कोई और टीवी चलाकर बैठा था, लेकिन कौन। मालकिन तो मेरे सामने बैठी थी और उस वक्त हम दोनों के अलावा उस घर में कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मुझे चैनल बदलने की भी आवाज़ आई तो मैं पूरी तरह से डर गई कि जब हम दोनों यहाँ पर थे तो ये टीवी कौन देख रहा था। और तो और चैनल भी बदल रहा था, और चैनल बदला भी तो कैसा, एक अजीब सा गाना लग गया। ये तो वही गाना था जो एक खौफनाक फिल्म में डाला गया था, और ये फिल्म भी किसी हवेली के बारे में ही थी, जिस हवेली में एक रूह होती है जो रात के टाइम गाना गाती है। वो गाना बैकग्राउंड में बजने लगा और मेरे हाथ में झाड़ू था। मेरा हाथ कांपने लगा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है, वो अनजान है कोई। मेरा तो दिल कह रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं। एक नज़र मालकिन को देखा। उन्होंने भी मुझे अपनी आंखें बड़ी करके देखा। बाल उनके वैसे ही उजड़े रहते थे। कभी कुछ दिन बाद कहती कि मैं तो कब से मर चुकी हूँ, मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ। डरते डरते ही मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वहाँ पर एक बहुत ही कीमती गुलदान पड़ा था और मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये मालकिन के वालिद साहब की निशानी थी। वो गुलदान मेरे हाथ से टूट कर गिर गया। अब मालकिन ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो सच में ही मुझ पर हमला कर देगी, और गुस्सा करने लगी। हाथ टूटे हुए हैं तेरे, बदसूरत, बदमिजाज, बेकार औरत। मैंने कहा था कि गलती करेगी तो सजा भी मिलेगी तुझे। आज मैं तुझे सीधा करती हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी और मैं पीछे पीछे हटने लगी। वो मुझे दूसरी मंजिल में लेकर जा रही थी और काले दरवाजे वाले कमरे के अंदर फेंकना चाहती थी, लेकिन ये तो वही कमरा था जिसमें भूत का साया था। मैं बुरी तरह डर गई और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन पता नहीं उनके अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने एक हाथ से दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से मुझे अंदर धकेल के दरवाज़ा बंद भी कर दिया। अब मैं उसी कमरे में थी जिसके बारे में सारे गांव में कहानियां मशहूर थी कि उस कमरे के अंदर ही आसेब है, और उसके दरवाजे को 10 साल पहले बंद कर दिया गया था और उस पर एक तावीज़ बांध दिया गया था ताकि वो आसेब बाहर ना आ सके। कोई भूत, साया या किसी की रूह थी। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा वजूद भी कांप रहा था और मेरे कान बंद हो चुके थे। मैं बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, इतनी जोर जोर से कि शायद मेरे हाथ भी जख्मी हो जाते। लेकिन मालकिन अगर मुझे यहाँ फेंक के गई थी तो उसने मुझे बाहर नहीं निकालना था। ये तो एक बुरा ख्वाब ही हो सकता है कि आपको आपके सबसे बड़े डर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाए। कहते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और मुसीबत में होता है तो वो उसी इंसान को पुकारता है जो उसके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। कुछ लोग अपनी माँ को पुकारते हैं, कुछ लोग बाप को, और अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने शौहर को। मैंने भी आज डर के मारे किसी को पुकारा था, लेकिन जिसको पुकारा था वो तो इस दुनिया में ही नहीं था। उसकी आवाज़ सुनने को मैं बेकरार थी, लेकिन कहाँ से सुनती। उसका नाम मेरे हलक में दब के रह गया। मेरा मुंह दरवाजे की तरफ था। मैं पीछे देखना भी नहीं चाहती थी। रोशनदान से इतनी रोशनी आ रही थी कि पता चलता कि अगर कोई खड़ा है तो वो नजर आ जाता, लेकिन मैं नहीं देखना चाहती थी। मैं बस दरवाज़ा बजा रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि खोलो खोलो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी देर के बाद ये महसूस करके मेरी ऊपर की सांस ऊपर
और नीचे की सांस नीचे रह गई कि किसी ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया था। उसके बाजू मेरी कमर के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी और वो मेरे पीछे खड़ा था। और ये बात मैं बहुत आसानी से कह सकती हूँ कि वो कोई मर्द था। मेरी हालत तो पहले ही गैर हो रही थी, अब तो मैं मरने के मकाम तक पहुंच चुकी थी। जैसे अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो जो भी था, कोई भूत प्रेत या साया, वो मेरे पीछे खड़ा था। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी और उसके वजूद से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और दुआ करने लगी कि मेरी आंखें खुल जाएं और ये कोई बुरा ख्वाब हो जाए। अचानक से उसने मुझे पुकारा और कहा, नादिया। जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, मेरा दिल अचानक से बैठा और मैं हवा की तेजी से पलटकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और ये देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि शादमान था। वही जिसको मैंने पुकारा था, मेरा शादमान था। मैं उसके गले लग के फूट फूट के रोने लगी। वो रूह बनकर मुझसे मिलने आया था। मैंने कहा, क्यों छोड़कर चले गए मुझे? क्यों इस दुनिया से चले गए? तुम्हें पता है मैं कैसे जी रही हूँ। तुम तो चले गए, लेकिन मैं कहीं की नहीं रही। जब कुछ मिनट गुजर गए तो मुझे यह एहसास हुआ कि वो कोई रूह नहीं, वो इंसान था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके हाथ पांव ठीक से साफ नहीं थे, कपड़ों से बदबू आ रही थी। चेहरे को देख के ऐसा लगता था जैसे उसने काफी सालों से धूप नहीं देखी है। और वो यहीं पर खड़ा था। पहले तो मैं डर रही थी, लेकिन अब जो मुझ पर जज्बा तारी था वो डर से भी ज्यादा अजीब था। मैंने कहा, शादमान, ये तुम हो क्या? तो उसने कहा, मैं ही हूं। तो मैं डर कर पीछे हट गई। वो कहने लगा, अब क्यों डर रही हो? मैंने कहा, तुम जिंदा हो। 10 साल तुम जिंदा थे, इस कमरे में थे। वो हैरान नहीं था, लेकिन मेरी हालत बहुत अजीब थी। उसने कहा, हाँ, मैं जिंदा भी था और इस कमरे में भी था। मैं फिर से उसके गले लगकर रोने लगी। वही तो मेरी मोहब्बत था। हमारी कहानी कुछ ऐसी थी कि मैं इस हवेली में काम करती थी और शादमान की मुझ पर बुरी नजर थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था और बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। इसीलिए गांव वालों ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैंने ही छोटे मालिक को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन फिर शादमान का ज़मीर जाग गया और वो ऐलान कर बैठा कि मुझसे निकाह करेगा और अपनी गलती को सुधारेगा। लेकिन इस बीच उसके चचाजाद ने उसके साथ ज़मीनों का कुछ लेन देन का मामला बनाया और बात दुश्मनी तक पहुंच गई। उसने अपने चचाजाद को इस दुनिया से भेज दिया और उन लोगों ने उस पर केस कर दिया। लेकिन इससे पहले कि उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती, उसे जेल से गायब करवा लिया गया। और फिर यह खबर पूरी हवेली और गांव में फैल गई कि शादमान इस दुनिया से चला गया है। वो एक हादसे का शिकार हो गया है। उस गांव में उसकी कब्र भी बनाई गई थी। लेकिन अब साफ पता चल रहा था कि ये सब कुछ झूठ था, क्योंकि वो तो मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, मुझे मेरी माँ ने फांसी से बचाने के लिए ये झूठ बोला और मुझे इस कमरे में कैद कर दिया। मैं 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। अम्मी पहले ठीक थी, लेकिन फिर वो पागल हो गई। जब मैं उनसे तुम्हारा जिक्र करता और पूछता कि वो कहाँ है, उसे किसी तरह वापस ले आओ, तो उनको कुछ समझ नहीं आता था। और तुमने भी वापस आने में इतनी देर कर दी। मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो समझ गया कि अब तुम वापस आ गई हो। तो किसी तरह मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुला लिया। मैंने कहा, मैं यहाँ पर क्या करती? जब मुझे पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मुझ पर क्या गुजरी मैं ही जानती हूँ। रोज जाती थी तुम्हारी कब्र पर। लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझे बदकिरदार कहा, मुझे बातें सुनाई। वो कहने लगा, हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत बुरा वक्त गुजारा है, लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से जाना होगा। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं था। उसकी मौत के बाद उसके मामू ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। तो ले देकर सिर्फ ये हवेली ही थी और इसको कोई आसानी से कैसे बेच सकता था। यहाँ से निकलना भी आसान नहीं था। वो फांसी का मुजरिम था। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गई। मुझे शादमान ने कहा था कि किसी को कुछ ना बताना और हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका वो चचाजाद जिसके बाप ने उस पर केस किया था वो इस दुनिया से जाने वाला था। अगर वो मर जाता तो फिर उस पर केस करने वाला कोई भी नहीं बचता, क्योंकि शायद वो लोग नज़र भी रखते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। वो इस दुनिया से चला गया और हम लोग रात के अंधेरे में चोरी चोरी वहाँ से निकल गए। हवेली को औने पौने दामों बेचकर दूसरे शहर में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो गया। मेरी माँ भी मेरे साथ थी और शादमान की माँ भी। हमारा निकाह भी हो गया। हम एक साथ भी रहने लगे।
गिरते संभलते, गिरते पड़ते, छोटा सा कारोबार भी बना लिया, घर भी बना लिया, एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजार लिया। लेकिन 10 साल जो हमने एक दूसरे से दूर रहकर गुजारे थे, उनका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर था। मैं रातों को उठ के डरने लगती थी और शादमान को तो नींद ही नहीं आती थी। बस अभी भी एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मोहब्बत सब कुछ ठीक कर दे। पर जब उस नुकसान की याद आती है तो हैरान रह जाते हैं। दुश्मनी, नफरत, लालच, पैसा इंसान से क्या कुछ करवाता है। शादमान कभी भी अच्छा इंसान नहीं था। उसने मेरे साथ भी बुरा किया था, लेकिन उसके बाद उसका ज़मीर जाग गया था और सब कुछ ठीक हो गया था। उस काम के लिए मैंने उसे बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। उसके बाद वो मेरी मोहब्बत बन गया था। आज वो मेरा शौहर भी है। ये कहानी हमारी ज़िंदगी की तरह बहुत उलझी हुई है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की ही कहानी है। लेकिन शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।